गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कृषि रसायन, उनके प्रभाव, जैव खेती के अध्ययन पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्टेज क्या होते हैं। प्रारंभ में न्यूक्लियर ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के मामले में गैर प्रदूषक तरीका माना जाता था। मतलब न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग, न्यूक्लियर ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है कि जिसमें बहुत थोड़े से न्यूक्लिक पदार्थ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ये माना जाता था कि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। लेकिन बाद में पता चला कि न्यूक्लियर ऊर्जा के प्रयोग में दो सर्वाधिक खतरनाक अंतर्निहित समस्याएं हैं। पहली समस्या ये कि इसका जो आकस्मिक रिसाव है, जैसा कि 3 माइल आइलैंड और चेरनोबिल की घटनाओं में हुआ था, और इसको रोका नहीं जा सकता। दूसरी इस समस्या ये है कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो होता है ना, उसको सुरक्षित निपटारा किया जाना जरूरी है। अदरवाइज इससे जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलते रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। न्यूक्लियर अपशिष्ट से निकलने वाला विकिरण जीवों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि इसके कारण बहुत अधिक ऊंचे दर से विकिरण उत्सर्जित होते रहता है, उत्परिवर्तन, और इससे उत्परिवर्तन होता है, मतलब चेंजेस हो जाता है बॉडी में, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। न्यूक्लियर अपशिष्ट विकिरण की ज़्यादा मात्रा घातक यानी कि जानलेवा होता है, लेकिन कम मात्रा के कारण कई प्रकार के डिफिशियंसी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, और इसका सबसे अधिक बार बार होने वाला विकार कैंसर होता है। कैंसर हम जानते हैं कितना खतरनाक रोग है ये। एक बार अगर सेल्स में ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो इसको रोक पाना मुश्किल होता है। इसलिए न्यूक्लियर अपशिष्ट बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी प्रदूषक है, और इसके उपचार में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ये सिफारिश किया गया है कि परवर्ती भंडारण का कार्य उचित रूप से कवचित पात्रों में चट्टानों के नीचे लगभग 500 मीटर की गहराई में पृथ्वी में गाड़ देना चाहिए। नाभिकीय संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जिनमें विकिरण कम हो उसको सीवरेज में छोड़ा जा सकता है, और जो अधिक विकिरण वाले अपशिष्ट है उनका विशेष उपचार करके, उनका संचय करके और फिर उसका निपटारा किया जाता है। रेडियो न्यूक्लाइड्स का जो अवक्षेपण होता है उसके द्वारा थक्के के रूप में अलग किया जा सकता है। ठोस और सांद्रित रेडियोधर्मी अपशिष्ट को विशेष रूप से निर्मित टंकियों में एकत्र करते हैं, जो स्टील और कंक्रीट का बना हुआ होता है, और इससे विकिरण जो है वो बाहर नहीं जा सकता। इन टंकियों में अच्छी तरह से भर के इसको सील कर दिया जाता है, और फिर इसको भूमि के नीचे जमीन में बहुत गहरे में इसको दबा दिया जाता है, या फिर समुद्र में कम से कम 1000 फैदम की गहराई में इसको छोड़ दिया जाता है, ऐसे जगह पर जहाँ पर आवागमन ना हो। सांद्रित रेडियोधर्मी अपशिष्ट की कुछ मात्रा को सिरोमिक, ग्लास या कंक्रीट जैसे ठोस पदार्थ में बदल दिया जाता है। जटिल उपचार से उसे अवशोषित नहीं होने देने वाले या नहीं खुरचे जाने वाले पदार्थों में भी बदला जाता है। वैसे अपशिष्टों जिनका की अर्धवायु आयु लंबी होती है और इनका निपटारा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्रीन हाउस प्रभाव और विश्वव्यापी उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग, है ना। आप लोगों ने सुना ही होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा ये चर्चे में है। ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द की उत्पत्ति एक ऐसी परिघटना से हुई है जो कि ग्रीन हाउस यानी पौधा घर से होता है। पौधा घर एक छोटा सा ग्लास का घर होता है जिसका उपयोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पर शीत ऋतु में किया जाता है, और नॉर्मली जहाँ पर वेदर होता है वहाँ भी जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ता है, ठंड के मौसम में, वहाँ पर पौधों को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्लास पैनल प्रकाश को अंदर आने देता है लेकिन ताप को बाहर नहीं निकलने देता। हमने पढ़ा है कि कांच की एक खास गुण होता है कि ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस को तो अंदर सूर्य के जो रेस है उसका जो तरंग दैर्ध्य है उतना तरंग दैर्ध्य को अंदर आने देता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर आने के बाद ताप बढ़ते जाता है, तरंग दैर्ध्य बढ़ते जाता है, इसको बाहर नहीं निकलने देता। इसीलिए जो प्लांट हाउस होता है, पौधा घर होता है, ये गर्म हो जाता है। जैसे कि कुछ घंटों के लिए धूप में पार्क कर दिया गया कार को,
जो भीतर का भाग होता है वो गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली एक परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो रहा है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय ठंडा होकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड, शून्य से नीचे हो जाता। पृथ्वी की ओर आने वाला जो विकिरण होता है, सौर विकिरण, खास करके अल्ट्रावायलेट रेज, इसका लगभग 1/4 भाग बादल और गैसों से परावर्तित हो जाता है। दूसरा चौथाई भाग जो है वायुमंडल गैसों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। लगभग आधा सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म करता है। इसका कुछ भाग परावर्तित होकर लौट जाता है। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में अवरक्त किरण विकिरण के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती है, लेकिन इसका बहुत छोटा भाग ही अंतरिक्ष में जा पाता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग वायुमंडल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनके द्वारा अवशोषित हो जाता है। इन गैसों के अणु ऊष्मा ऊर्जा विकिरण करते हैं और इसका जो मैक्सिमम भाग होता है वो पृथ्वी की सतह पर फिर से आ जाता है और इसे फिर से गर्म कर देता है। और ये चक्र हमेशा चलते रहता है, अनेकों बार होते रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह और जो निम्नतर वायुमंडल होता है वो हमेशा गर्म रहता है। और जो गैस हमने अभी बताए, ऊपर वर्णित किया था, उसको आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है, यानी पृथ्वी की सतह जो है वो गर्म रहता है। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफी बढ़ जाता है और इसके कारण विश्वव्यापी उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग होती है। गत शताब्दियों में, पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है और इनमें से अधिकतर वृद्धि जो है वो पिछले 3 दशक में हुआ है, पिछले 30 सालों में। एक सुझाव के अनुसार 2100 तक पृथ्वी का तापमान 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तापमान में इस वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विचित्र जलवायु परिवर्तन होता है। इसके फलस्वरूप ध्रुवीय हिम टोपियों और अन्य जगहों जैसे हिमालय की हिम चोटियों का पिघलना, बर्फ के शिलाखंड जो है वो पिघल जाते हैं। कई वर्ष बाद इससे समुद्र तल का स्तर इन शिलाओं के पिघलने से बढ़ते जाएगा और कई समुद्र तटीय क्षेत्रों को ये डुबो देगा, अपने आप में जलमग्न कर देगा। वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले परिवर्तन का कुल परिदृश्य अभी भी सक्रिय अनुसंधान का विषय है। विश्वव्यापी उष्णता को हम कुछ उपायों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम कर सकते हैं, ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकते हैं, वनोन्मूलन को कम कर सकते हैं, मनुष्य की बढ़ती हुई जनसंख्या को कम कर सकते हैं और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे सकते हैं। इन सब उपायों को अपनाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक रोक सकते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए जा रहे हैं।